नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोने रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें इकाई क्रमांक 12 रानी पढ़ेंगे। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे। उनका जन्म सन 1907 में हुआ और निधन 1983 में हुआ। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरी दुखी बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र न्यू सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण मतलब दया करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास का बोध हो रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला जी अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी वर्मा धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी जाने लगी कि महादेवी वर्मा सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अनुपम योगदान दिया। निहार, रश्मि, निर्जा, शौचगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि इनकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। रानी इस पाठ में यहाँ पर एक घोड़ी की कहानी बताई गई है और उसके 2 साथी हैं, निक्की और रोजी। निक्की मतलब नेवला और रोजी मतलब एक कुत्ती का नाम है कि जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। मानो ऐसा लगता है कि ये नेवला, कुत्ती और ये घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले भाले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम झलकता नजर आता है। महादेवी जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी करुण यानी दर्द भरी रचनाएं हैं। तो गद्य के शुरुआत में रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। मतलब यहाँ पर इंदौर में जो लोग रहते थे वो वहाँ पर ज़मींदार, साहूकार ऐसे होने के कारण उनके पास घोड़े थे ही और वहाँ पर सवारी करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल अधिक होता था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टू यानी सफ़ेद गधा कि यहाँ पर यह महादेवी जी बताती है कि हमने जो अंग्रेज़ों के बच्चे थे कि यह काल जब का है जब भारत पारतंत्र में था, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, कि अंग्रेज़ों के बच्चों को टट्टुओं पर बैठते हुए देखा था। टट्टू यानी सफ़ेद गधा। तो उसके संबंध में रामा नाम का उनका नौकर है, उसने बताया था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश से निकाल देता था। तो ये रामा ने इन बच्चों को बताया था कि राजा जो होता है, जिसने भी अपराध किया हो उसे सज़ा के तौर पर गधे पर बिठाता है और देश से निकाल देता है। तो इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि हम छोटे बच्चे होने के कारण रामा जो भी बताता था वह हम मान लेते थे, लेकिन अगर किसी को दंड दिया जाए, सज़ा दी जाए तो उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखाई देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन अंग्रेज़ों के बच्चों को वहाँ पर उन टट्टुओं पर बैठकर घूमते देखकर विश्वास करना कठिन होता था कि इन्हें दंड मिला है, क्योंकि उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती है। अब देखो कि छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो बात हमने कह दी वो उन्हें क्या मानते, सच मान लेते हैं। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। तो यहाँ पर
रामा से ये बच्चे पूछते, ये बच्चे तो हंस रहे हैं, तो तुम तो कहते हो कि गधे पर बैठकर देश से निकाला जाता है, ये बच्चे क्यों हंस रहे हैं? तो रामा उनको जवाब देता है, इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। इस तरह से रामा बच्चों को यह उत्तर देकर चुप करा देता है और बच्चे भी रामा की बात मान लेते हैं। लेखिका और उनके भाई बहन ने रामा की बात मान ली। आगे लेखिका कहती है, एक दिन हम तीनों मतलब लेखिका, उनका एक भाई और बहन ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दी। स्मृति पत्र यानी याद दिलाना, मौखिक यानी कि सिर्फ बोलने से, लिखा हुआ नहीं, कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि अपने पिताजी के पास यह घोड़ा मांगते कि हमारे पास क्या होना चाहिए, घोड़ा। जिस तरह से आप भी आपके किसी फ्रेंड के पास साइकिल वगैरह हो तो आप भी अपने पिताजी के पास जिद करते हो कि सभी बच्चों के पास साइकिल है, सिर्फ मेरे पास साइकिल नहीं, तो मुझे भी साइकिल मिलनी चाहिए। इस तरह से ये तीनों भाई बहन अपने पिताजी के पास अपना अधिकार मांगते हैं। तो उनके पिता को हंसी आती है और पिताजी कहते हैं, हंसते हुए कहते, सब टट्टू पर बैठोगे, तुम कहो। यानी पिताजी उन्हें कहते घोड़ा नहीं लेकिन टट्टू, यानी ये गधे से थोड़ा ऊंचा होता है। तुम कहो, एक दूसरे को कहते कि तुम कहो। भाई बहन से कहता है तुम कहो, बहन भाई से कहते तुम कहो। इसके अंतरात लेखिका आगे होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर देती है। वह कहती है, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है और जिस पर बैठा कर सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर बच्चे रामा ने उन्हें जो बताया था वो बताते हैं कि वो तो गधा है और रामा ने उन्हें कहा था कि गधे पर बैठकर सज़ा दी जाती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, लेखिका कहती, पता नहीं। हमारे ज्ञान के वज्रस्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं। कि यहाँ पर लेखिका कहती है कि पता नहीं हमारे पिताजी ने रामा को डांटा या नहीं, क्योंकि ये रामा कुछ भी ऊट पटांग बातें बच्चों को सिखाता रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। तो यहाँ पर पिताजी ने बच्चों की बात मान ली और एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू जो घोड़े की तरह दिखता है कि पश्चिम वाले बरामदा मतलब वहाँ पर खुली जगह है, वहाँ पर उसे बांध दिया गया घर के पश्चिम दिशा में। तो वहाँ पर लेखिका आगे कहती है, बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था। बाहर से टट्टू को लाने के लिए एक दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस रखा गया। यानी कि उस टट्टू की देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया और नौकर का नाम था छुट्टन। आगे लेखिका कहती है, अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। प्रभावित होना मतलब आनंद होना, लेकिन आतंकित होना क्योंकि वो गुस्सा हो गए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। तो यहाँ पर लेखिका और उनके भाई को एक गुस्सा आया कि हमारे साथी, उनके साथी मतलब निक्की और रोजी, नेवला और कुत्ती, उनके लिए कोई भी मकान में परिवर्तन नहीं हुआ और यह टट्टू आज आया और उसके लिए एक दरवाज़ा बनवाया गया। लेकिन वो समझ नहीं पाते थे, निक्की और रोजी ये तो छोटे से छोटे दरवाजे से आ सकते, लेकिन ये टट्टू बड़ा होने के लिए उसे अलग से दरवाज़ा बनाना आवश्यक था। रामा तो नौकर को कहा नहीं जा सकता था क्योंकि वह डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। इस तरह से यहाँ पर रामा तो है पर क्योंकि इसके लिए छुट्टन नाम का नौकर भी रखा गया था, हमारे साथी जीवों के लिए कोई नौकर नहीं रखा गया। इनका बच्चों पर रोष था, गुस्सा था। वो रामा को नौकर नहीं कह सकते थे क्योंकि रामा तो उनको डांटने फटकारने के अतिरिक्त भी उनके कान खींचता था, मतलब वो घर के जैसा था।
और आगे लेखिका कहती है कि हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, यानी जहाँ पर खिड़की थी वहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं हो सका, क्योंकि रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। ये रोजी और निक्की खिड़की से कूदकर घर के अंदर आते थे, तो इन बच्चों को लगा यह कल टट्टू आया और इसके लिए इतनी सारी सुविधाएं दी गई। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, कि उनके पिताजी ने कहा यह टट्टू आपके लिए है, आपने मुझसे मेरे पास मांगा था कि हमारी सवारी के लिए कोई साधन चाहिए, तो यह साधन आपके लिए है। लेकिन फिर भी लेखिका और उनके भाई 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। रुष्ट मतलब नाराज़ हुए, और उन्हें प्रसन्नता भी नहीं हुई कि हमारी सवारी के लिए टट्टू आया है। परंतु अंत में उस टट्टू ने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली, यानी वह लड़के उस टट्टू के साथ घुल मिल गए। तो रामा से इन बच्चों ने उस टट्टू का नाम पूछा। रामा से उसका नाम पूछने पर इन्हें ज्ञात होना मतलब मालूम होना कि उसका नाम है ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। तो ताज मतलब ताजमहल का चित्र इन लड़कों ने देखा था। रामा और कल्लू की माँ को सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए, क्योंकि कहानियों में बताया जाता था कि रानी को राजा ने इस तरह अपने भवन से बाहर निकाल दिया। उसी तरह से ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और रोष करुणा में पिघल गया, और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। यानी कि रामा ने इन बच्चों से कहा कि इसका नाम ताज रानी है और यह ताजमहल की रानी है, और इसे कहानी की रानी की तरह बाहर निकाल दिया। तो बच्चों को सारा रोष सारा करुणा में पिघल गया, और बच्चे उस घोड़ी से अधिक यानी टट्टू से अधिक प्यार करते रहे और उसे आराम देने के लिए उपाय सोचने लगे। जिस तरह से हम भी आपसे पूछते हैं कि कल क्यों नहीं आया, ऐसे डांटते फटकारते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि कोई बीमार था या कोई गुजर गया था, इसी कारण आप नहीं आए, तो हमारा जो रोष होता है, जो गुस्सा होता है, वह नीचे आ जाता है। उसी तरह से बच्चे अब उस घोड़ी के साथ टट्टू के साथ घुल मिल गए, तो उसे वह रानी नाम दिया और रानी नाम से पुकारने लगे। तो आगे लेखिका ने रानी की सुंदरता का वर्णन किया है। लेखिका कहती है वह इतनी सुंदर थी कि मानो किसी एक व्यक्ति का वर्णन कर रहे हो, किसी लड़की का वर्णन कर रहे, इस तरह उन्होंने घोड़ी का वर्णन किया है। अब तक उसकी छवि आँखों में वैसी की वैसी है। उसका हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, खड़े छोटे कानों के बीच माथे में झूलता अयाल का गुच्छा, और अयाल का गुच्छा मतलब जो बाल होते हैं माथे पर घोड़ों के, उस तरह उसे अयाल कहते। बड़ी और काली स्वच्छ पारदर्शी आँखें, मानो किसी लड़की ने आँखों में काजल लगाई और वो जिस तरह से सुंदर दिखती है, उस तरह से इस रानी की आँखें भी सुंदर दिख रही है। लाल नथुने मतलब उसके नाक, जिन्हें वह फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती है। हमने यहाँ पर प्राणियों को देखा है कि अपने वो नाक से क्या करते, इधर उधर की गंध लेते रहते हैं। गंध लेकर रहना मतलब वहाँ पर सुवास लेना। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी शत विक्षत नहीं होता था। इस तरह से उसके दांतों की भी तारीफ करती है, जीभ की भी तारीफ करती है, और उसके होठ भी गुलाबी रंग के हैं कि इस तरह से यहाँ पर। और जो उसका मुंह है, लोहा चबाना मतलब यह प्राणी जो है वो कुछ भी खाते रहते हैं, फिर भी उनके दांत शत विक्षत मतलब वहाँ पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचती। और ऊंचाई के अनुपात पीठ की चौड़ाई अधिक थी। यहाँ पर जो टट्टू था यानी कि रानी, उसकी ऊंचाई से उसकी पीठ की चौड़ाई मतलब लंबाई अधिक थी। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में
मोरचल के समान उठती गिरती थी। यहाँ पर तो ये आम बात है कि जो प्राणी होते हैं उनकी पूंछ से हमेशा इधर उधर अपने पीठ पर बैठी हुई मक्खियाँ उड़ाते रहते, लेकिन लेखिका इसे वो मोर की तरह मानो क्या करती है, नाचती रहती है, ऐसी कल्पना की है। यानी उसका वो बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन कर रही है। उस पर हम समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत यह स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसी उभर आती है कि जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे गए अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती कि उस समय हम छोटे थे, लेकिन आज लेखिका बड़ी हो गई है और उनको यह बात याद आती है स्मृति पट पर। यानी उन्हें याद आता है कि वैसा याद आता है कि मानो कि जिस तरह से हमने सीबीआई या क्राइम पेट्रोल में देखा होता है कि जो अदृश्य स्याही से लिखा हुआ अक्षर होता है वो अग्नि के रोशनी में वहाँ पर हमें दिखने लगता है। वो आपके पास वो पेन भी आती है, जो लिखते हैं तो वो दिखता नहीं, लेकिन उसके तरफ कि यहाँ पर धूप में लिया जाए तो उसका अक्षर दिखता है। उसी तरह से यह सारी यादें यहाँ पर लेखिका को आती है। लेखिका आगे कहती है कि हम बार बार सोचते हैं कि कुछ और मोटी क्यों न हुई, तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने घर में रख लेते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती है कि अगर वह और छोटी होती, रोजी और निक्की के जैसी छोटी होती, तो उसे हम घर में रख लेते, लेकिन यह रानी बड़ी होने के कारण, यानी घोड़ी बड़ी होने के कारण उसे घर से बाहर ही रखना पड़ता था। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः उसके लिए अस्तबल का अर्थ होता है घोड़ों का आवास या घोड़ों के रहने के लिए बनाया हुआ मकान हुआ, और बरामदा ही हमारे अराजकता का कार्यालय बना। तो इस तरह से रोजी, निक्की, लेखिका और उनके भाई वहाँ पर रानी को तो अपने घर में नहीं ले आ सकते, इसीलिए उन्होंने अपना सारा सामान रानी के अस्तबल में ही शिफ्ट कर दिया। आगे लेखिका कहती है, बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, इसीलिए उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। खुली अलमारी, जिस तरह से हमारी अलमारियाँ जो कपाट कहते हैं हम उसे जो दरवाज़ा होता है, उसी तरह से यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं, और आते ताक मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कप्पे बनाए गए हैं, और उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। यानी कि लेखिका और उनके भाई वहीं पर इस रानी के साथ खेलने के लिए उन्होंने अपना सारे खिलौने वगैरह वही अस्तबल में लेकर चले गए। तो यहाँ पर उसके साथ कैसे कैसे खेलते हैं इसका वर्णन दिया है। लेखिका कहती है कि रानी के गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और ही निनाने लगती थी। यहाँ पर लेखिका कहती कि रामा ने बताया था कि इस रानी को घर से बाहर निकाल दिया तो उसको आराम के लिए, तो ये बच्चे उसे बिस्कुट खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे और उसकी गर्दन में झूला करते थे, आयाल में कान में फूल खोसकर उसके साथ खेला करते थे। और रानी को भी उनकी इतनी आदत हो गई, अगर ये बच्चे थोड़ी देर में वहाँ पर नहीं गए तो वो पैर पटकने लगती ही निनाने लगती, मानो वो उनको क्या कर रही है, बुला रही है। फिर आगे उनकी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी और सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। इस तरह से लेखिका कहती है, मेरी बहन के लिए एक सामान्य छोटी पर भाई है तो उसके लिए बड़े चमड़े की जीन बनवाई गई। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हॉर्स राइडिंग की रेस वगैरह होती है, वहाँ पर जो घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जो लगाया हुआ होता है उसे कहते हैं जीन। बाहर चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। आरूढ़ होना मतलब सवार होना।
चुट्टन उनके साथ दौड़ता था। यानी चुट्टन की जिम्मेदारी थी कि इन बच्चों को घुमाना, और हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। यानी लेखिका के भाई बहन की स्कूल यहाँ पर दोपहर की थी और उनकी स्कूल सुबह की थी, इसीलिए उनके भाई बहन सवेरे उस पर आरूढ़ होकर दौड़ते थे, यानी घूमते थे। और लेखिका स्कूल के लौटने पर तीसरे पहर यानी संध्या समय उसके साथ यह बारी बारी से कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति जैसे संतुष्ट हो सकती थी क्या? इस तरह से लेखिका कहती है कि यहाँ पर ऐसे चुट्टन के साथ दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना हमें अच्छा नहीं लगता था। जिस प्रकार आप भी बाइक सीख रहे हो, लेकिन आप अकेले बाइक चलाओ तो आनंद कुछ अलग होता है। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। यानी रानी जब खड़ी होती थी वहाँ पर कि यहाँ पर घोड़ा ऐसा प्राणी है कि जो कभी बैठता नहीं, उस पर चढ़कर उन्हें संतोष नहीं मिलता था। संतोष न मिलना मतलब तसल्ली न मिलना। उनको अकेले उस टट्टू पर यानी रानी की पीठ पर बैठकर अकेले उनको चलाना था। अंत में उन तीनों भाई बहनों ने एक प्लान किया और एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर, यानी उनके माता पिता सब सो गए, तो इन बच्चों ने रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर, क्योंकि यहाँ पर जब यह लेखिका और उनके भाई बहन सवार होते थे तब उसकी पीठ पर जिन बिछाया जाता था, लेकिन अभी नंगी पीठ पर यानी पीठ पर कोई वहाँ पर बिछाया हुआ नहीं है। चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में छुट्टी के दिन दोपहर को सब सो जाने के बाद एक दिन उन्होंने नंगी पीठ पर चढ़कर सवारी करने की बारी बारी प्लान बनाया। तो बारी बारी से वह सवारी करने लगे और अपनी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यानी एक अकेले वो उसके साथ बैठकर चलने लगे। परंतु यह रानी को आदत थी कि इनको घुमाना। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के ही हो जाते। जिस प्रकार हमारे यहाँ भी हमने किसी बिल्ली या कुत्ते को पाला हुआ हो, वो बाकी लोगों पर भोंकता है वगैरह, लेकिन हमारे आने पर वो प्रेम से हमारे पास आता है, हमारे पैरों के पास घुल मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये रानी को कोई अलग नहीं लगा कि आज मेरे पीठ पर इन्होंने वो रजाई वगैरह कुछ नहीं डाली। तो इस तरह से रानी उन्हें घुमाती रही। निक्की रानी की पूँछ से झूलता था और रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी। इस तरह से यहाँ पर सिर्फ लेखिका और उनके भाई बहनें नहीं, उनके जो दो साथी थे निक्की नेवला और रोजी कुत्ती, तो वह भी रानी के पास से घूमने का मज़ा लेते थे। और यह सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे कि मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। इस तरह से ये भाई बहन भी रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे कि मानो वो मयूर सिंहासन पर जिस तरह राजा बैठता है उसी तरह से बैठे हुए हो। इस तरह रानी के साथ निक्की, नेवला, रोजी, कुत्ती और उसी के साथ साथ लेखिका और उनके भाई बहन दिन भर खेलते रहते थे। आगे लेखिका कहती है, रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। शक्ति मतलब उनकी ताकत, छोटे बच्चों की ताकत, और दुर्बलता का अर्थ है उनकी कमज़ोरी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर मतलब जो बाल होते उनको पकड़कर बैठने वालों को वो दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। जिस तरह से हम किसी जगह पर घूमने के लिए गए तो वहाँ पर हम घोड़ों पर, हाथी पर बैठते तो वो ज़ोर से हाथी भागता नहीं या घोड़ा दौड़ता नहीं। इस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे, इसीलिए उसे दुल्की चाल कहा है। और वो हमारा संतुष्ट कर देती थी, मतलब समाधान कर देती थी। परंतु एक बार का प्रसंग यहाँ पर लेखिका ने बताया है।
एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। यानी कि एक बार लेखिका रानी पर सवार हुई थी तो उनके भाई ने पतली संटी मतलब छोटी लकड़ी उसके पैरों में मार दी। यहाँ पर पैरों में मार देने के कारण न जाने उसे चोट लगी, उसके दिल को ठेस पहुंची। चोट तो लगने की संभवता थी नहीं, परंतु न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया और कोई मानो कि दुखद स्मृति उभर आई। मानो उसे ऐसा लगा कि मैं इन बच्चों को इतना घुमाती हूँ, इतने मेरे बाल खींचते वगैरह, मैं कुछ नहीं करती, लेकिन और ये बच्चे मुझे मार रहे। इस तरह से वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले उसे पकड़कर बांध रखने का संकल्प किए हो और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए रानी बहुत वेग से भाग रही थी। यहाँ पर कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। उड़न खटोला मतलब रोपवे भी, जिस तरह से हवा में लटकने पर उसमें से गिरने का भय होता है, उसी तरह से मानो यह घोड़ी जोर जोर से भाग रही है तो उड़न खटोले के समान लेखिका ऊपर उछल नीचे घोड़ी की पीठ पर गिर रही है। लेखिका का गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में आ गई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रही जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। इस तरह से यहाँ पर लेखिका उस उड़न खटोले यानी रानी की पीठ पर से नीचे गिर गई। तब घोड़ी को एहसास हुआ कि वह गिर गई और उसे पश्चाताप हुआ। जिस तरह से आपकी माँ या किसी की भी माँ हो, लड़के को यहाँ पर गुस्से में मार तो लेती है, लेकिन बाद में कुछ लग जाता है, लग जाने पर उसको पछतावा आता है कि मैंने इसे क्यों मारा। उसी तरह से मानो इस घोड़ी को भी पछतावा आ गया, न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं इतने ज़ोर से भागी और उसी के कारण लेखिका नीचे गिर पड़ी। तो यहाँ पर साथियों की चीख पुकार से सब दौड़ आए जो घर में सो रहे थे। फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा क्योंकि लेखिका के गिर जाने के कारण उसे चोट लगी थी। लेकिन स्वस्थ होने के बाद मतलब अच्छी होने के बाद लेखिका रानी के पास जाती है तो रानी के पास जाने पर रानी ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से लेखिका को देखती है और हिनहिनाने लगती है कि मैं उसके आंसू निकल आ गए। तो इस तरह से मानो वो कुछ बोल नहीं सकती घोड़ी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में पछतावा दिखाई दे रहा है। आगे लेखिका और एक प्रसंग बताती है कि जिससे यह घोड़ी सिर्फ अपने भाई बहनों की प्रिय न थी, सारे घर वालों की भी प्रिय हो गई। तो लेखिका ने बताया है कि एक बार उसके भाई का जन्मदिन था और उनकी नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भिजवाए था। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या नया आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। वास्तविक रूप से रानी कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन यह बच्चों का दिल बहलाने का एक साधन था। कुछ भी नया लो तो रानी को दिखाने के लिए ले जाओ, मानो रानी उनके घर का एक सदस्य हो। तो नानी ने सुंदर सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनाकर भाई भी रानी को दिखाने के लिए गया और न जाने उसे क्या हुआ, किस प्रेरणा से उसने वो दोनों कड़े अपने हाथ से उतार दिए और रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिए। यानी अपने हाथों से वो कड़े कंगन उतार कर रानी के कानों में पहना दिए और खेलने लगे और खेलने के बाद उन कड़ों को ले जाने की बात वह भूल गए। शाम का समय था। भाई के कड़े रहित मतलब हाथों में कड़े नहीं थे। तो देखकर माँ ने पूछा कि कड़े कहाँ गए। पूछताछ की खोज आरंभ हुई पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। भाई छोटा होने के कारण उसे वो बता भी नहीं पाया कि मैंने कड़े रानी के कानों में पहना दिए थे। तो यहाँ पर रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में लेखिका के पिताजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा मतलब बड़ा खड्डा खोद कर वो दोनों कड़े उस गड्ढे में गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु
रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई और ये पता भी नहीं चला कि किसने ये हरकत की है कि उन्होंने भी जहाँ पूछताछ नहीं की। उन्होंने मतलब रखा, कड़ों से कि कड़े मिल गए और रानी की वजह से ये कड़े मिले। मानो रानी ने देखा और हमें बताने का प्रयत्न किया कि कड़े यहाँ पर गाड़ दिए।